नमस्कार दोस्तों, बोनारो ब्रांड पंडित के हमारे कार्यक्रम व्यापार की बात में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये डिजिटल युग है और बोनारो ब्रांड पंडित का मकसद भी यही है कि हम व्यापार को डिजिटल युग की ओर कैसे लेके जा सके। और इसी के एक प्रयास में हम लोगों ने एक शो आपके लिए तैयार किया है जिसका नाम है व्यापार की बात। व्यापार की बात में हर बार हम एक बहुत ही काबिल और सक्सेसफुल शख्सियत के साथ मुलाकात करते हैं। उनकी जो जर्नी रहती है उसके बारे में हम जानते हैं, उन्होंने जो स्ट्रगल किया है उसके बारे में हम जानते हैं और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक व्यापारी जब सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है तब तक वो किस तरह का सफ़र करता है। तो दोस्तों, आज इसी सफ़र में हमारे बीच सूरत से ही हमारे दोस्त, हमारे एक बिजनेस के जो हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो है राजेश माहेश्वरी जी, जो कि आयुष फैब्रिक से नाता रखते हैं। उनका अपना बिजनेस है और इसके अलावा वो बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हैं। बहुत सारी उनकी जो सफ़र है उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बहुत 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 अभिवादन के साथ, आप सबके अभिवादन के साथ और जोरदार आप सबकी तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूँगा राजेश माहेश्वरी जी को। धन्यवाद जी। राजेश जी, बहुत 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 अभिवादन, आपका इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बोनारो ब्रांड पंडित जो है, हमारा एक प्रयास है कि व्यापार को डिजिटल की ओर कैसे लेके जा सके और साथ साथ में हम चाहते हैं कि इसके बारे में हम अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को ये बात पहुंचाएं और इसीलिए हम हर बार एक शख्सियत के साथ उनकी सफलता के बारे में, उनकी जो सफ़र है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज इस शो में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप, जैसे कि आप माहेश्वरी है तो आप यहाँ से नहीं है, सूरत से नहीं है, तो ज़िंदगी के एक मकाम पे ऐसी तो क्या चीज़ हुई या क्या बात हुई कि जिससे आप सूरत के अंदर आए? तो आप अपनी थोड़ी सी बात करते हुए ये बताएं कि आप सूरत कैसे आए। देखिए, मेरी पढ़ाई हम लोग राजस्थान में जोधपुर जिला है, उस शेरगढ़ गांव से है, जहाँ पे जिस गांव ने हिंदुस्तान में बहुत सारे फौजी दिए। एक टाइम ऐसा था कि हर घर से एक फौजी हमारे गाँव से है, वहाँ पे हमारी आर्मी में सेवा दे रहा देश में। तो शेरगढ़ में हमारी जो स्कूल थी उसके बाद मेरी पढ़ाई जोधपुर में हुई, जैना निवास विश्वविद्यालय में। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे बड़े भैया पापा कपड़े के काम में थे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं सूरत आऊँ। और सूरत सबसे ग्रोइंग सिटी थी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट का फेज में सूरत जा रहा था। 2003 में मैं सूरत पहली बार यहाँ आया। तो आपने जैसे बताया कि गांव में सारे फौजी थे, तो कभी आपको ये मन नहीं हुआ कि मैं भी फौज में चला जाऊं या हाँ, एक्चुअली मेरी तो थोड़ा हाइट और फिजिकल जो रिक्वायरमेंट होती है जी, तो मेरे छोटे भाई ने एनडीए का एग्जाम दिया था। लेकिन जैसे हम लोग माहेश्वरी तो बिजनेस क्लास फैमिली से है, तो एक अपना बिजनेस का इंटरेस्ट रहता है। तो आदमी जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वहां जाए तो और अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है। तो ऐसे हम देखने जाए तो हम चारों जो जवाबदारी है, स्वर्ण है या ब्राह्मण है, हम पूजा पाठ करते तो ब्राह्मण वाला रोल कर देते हैं। क्या बात है। हम जब बिजनेस का काम करते हैं तो स्वर्ण वाला रोल कर देते हैं। जब हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं तो हम क्षत्रिय वाला रोल कर देते हैं। जब हम अपने घर को साफ सुथरा वगैरह रखते हैं तो हम चौथा जो वर्ण है उसका रोल कर देते हैं। तो जो हमें जवाबदारी लगी कि बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं तो फिर हमने बिजनेस में इंटरेस्ट लिया। इतने सालों से आप सूरत में रह रहे हैं, जैसा आपने बताया कि 2003 में आप यहाँ पे आए, तो करीब करीब आज 22 साल 23 साल के आसपास हम पहुँचने वाले हैं। तो इस शहर में आपकी जो जर्नी है उसका अनुभव आपका कैसा रहा सूरत शहर के साथ? देखिए, सूरत शहर एक ड्रीम शहर है, ड्रीम सिटी बोल सकते हैं अपने इसको सिंपल भाषा में। यहाँ यदि आप सपना कोई साकार करना चाहते हैं तो ये शहर आपको सपोर्ट करेगा। सवाल यही है कि आपको उस सपने को साकार करने के लिए जुनून होना चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। और ये शहर में हजारों ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो हम देखते हैं जिन्होंने कुछ लेके नहीं आए, लेकिन आज वो ऐसे मुकाम पे है कि लोग उसका सपना देखते हैं जी। और पूरे हिंदुस्तान में जो सूरत शहर कंट्रीब्यूट कर रहा है, भले गौशाला में चंदा भेजने का काम हो, मंदिर में कंट्रीब्यूशन का काम हो, कोई कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कोई नेशनल कैलामिटी हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम आया, तो सूरत शहर जो बांटने में विश्वास रखता है, ये शहर ऐसा है जो मिल बांट के आगे बढ़ने में विश्वास करता है। सर, इस बात से तो मैं आपसे बहुत सहमत हूँ, क्योंकि जब भी कभी भी ज़रूरत पड़ी है, देश को पड़ी हो या शहर को पड़ी हो, सूरत के जिन लोग हैं, जो भी बाहर से भी जो लोग आए हुए हैं, उन्होंने दिल खोल के इस शहर को मदद की है। दिल खोल के यहाँ पे लोग काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है।
जब आप वहाँ से आए तो एक नए माहौल में जाना, परिवार के साथ आप यहाँ पे पहुँचे तो कुछ कठिनाइयाँ शुरुआत में आपने महसूस की हो? हाँ। या ऐसा कोई दौर आपका गुजरा हो ये सफ़र के दौरान कि जब आपको लगा कि बहुत मुश्किल हो रही है और आपने कोई रास्ता उसमें से ढूंढा हो? जब मैं आया तो मैंने 2003 में मैंने ट्रेडिंग का काम देखा पहले मेरे भाई की दुकान पे। फिर मुझे लगा कि डाइंग प्रिंटिंग का बहुत अच्छा यहाँ पे एक अलग ही रेपो था सूरत में। तो 2003 में मैं महादेव डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल में एज ए पार्टनर जुड़ा और वो मिल हमने शुरू करी। उसमें हम लोग डाइड कपड़े का काम करते थे। फिर 2008 में हमने गुरुदेव डाइंग प्रिंटिंग, उसमें हमने प्रिंटिंग का मशीन का हमने काम शुरू किया। तो उसमें हम लोग रोज का 10,000 साड़ी पर डे हमारा प्रिंटिंग का काम था। फिर उसमें मिल लाइन थी, कुछ काम ऐसे रहे कि मुझे लगा कि बिजनेस में कुछ और बदलाव लाना चाहिए। तो मिल लाइन के बाद हमने एजुकेशन फील्ड में आ गया। तो 2013 में हमने एक बंगलों के लिए जगह ले रखी थी वेसू में। उस जमीन पे हमने छोटी सी प्री स्कूल चालू करी जिसमें 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को हम लोग एजुकेट करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं। और 2013 में जब मैंने स्कूल खोली तो उसका नाम छोटा ड्रीम बचपन था। तो मैंने ट्रेडमार्क नहीं लिया था, मेरे से कहीं ध्यान नहीं रहा, कुछ चूक हो गई तो मुझ पर बचपन वाले ने केस किया, बचपन स्कूल वाले ने। अच्छा। तो ये ट्रेडमार्क तो आप ले ही नहीं सकते, ऐसा है वैसा है। तो जब उसने मुझे केस का जो नोटिस भेजा उसके एडवोकेट ने, तो लगभग 40-50 पन्ने का नोटिस था। तो मैंने नोटिस पढ़ा तो मैंने देखा कि उसकी इतनी सारी रॉयल्टी आती है, इतना सारा बिजनेस, इतना सारा एडवर्टाइज पे खर्च करता है। तो उस बचपन वाले को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने मुझे एक और कॉन्सेप्ट दिया कि फ्रेंचाइजी नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है और आप अपने बिजनेस को स्मार्ट तरीके से एक्सपांशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता। तो फिर मैंने फ्रेंचाइजी बिजनेस चालू कर दिया 2015 में और लगभग हमारी 15 ब्रांच गुजरात में हो गई चालू। इसके बाद हमको लगा कि एक चैलेंज और आया कि जैसे हमारे बच्चे सीनियर क्लास में आने के बाद फर्स्ट में एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता था सूरत में, और बड़ी स्कूल एडमिशन लेती नहीं थी तो बच्चों को बहुत पहले निकालना पड़ता था पेरेंट को, जूनियर से ही, नर्सरी से। तो हमने बड़ा स्कूल ढूंढना शुरू किया। तो हमारे ध्यान में स्कूल इंग्लिश एकेडमी आया। तो फिर हमने स्कूल इंग्लिश एकेडमी का मैनेजमेंट लेके हमने CBSE स्कूल अप टू 12th वहाँ काम चालू किया। वहाँ काफ़ी बच्चे भी पढ़ रहे हैं अप टू 12th में। और इस तरह से हमको लगा कि बिजनेस, देखिए बिजनेस एक ऐसी चीज है, यदि चैलेंज नहीं आएगा इसका मतलब आप गलत बिजनेस में है जी। यदि आपके बिजनेस में चैलेंज आएगा तो आप समझो कि आप सही बिजनेस में। चैलेंज आता है, टाइम बहुत सारा चेंजेस आता है, अपडेट, बिजनेस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत सारे लोग, लेकिन जब चैलेंज आते हैं ना तब डगमगा जाते हैं, हिल जाते हैं, कई लोग उस व्यवसाय को छोड़ देते हैं। आपने उसमें से एक स्कूल का बिजनेस नया शुरू करने के बारे में सोचा, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि स्कूल ही क्यों? क्योंकि जब नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहता है तो अपने बिजनेस के साथ जुड़े हुए बिजनेस में जाना पसंद करता है, तो आप अचानक से सीधा एजुकेशन की ओर आपका झुकाव आया, वो किस तरह से? आपका प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें किस्सा ये हुआ कि जो मिल लाइन में जब हमने काम किया तो यहाँ ये होता था कि हम लोग 150 दिन की उधारी देते थे, 150 दिन की उधारी लेते थे। अच्छा। ये बड़ा हेडेक वाला काम था कि भाई अपने को तो लोगों को चुकाना पड़ेगा, अपने को पैसा आया नहीं आया तो अपने करोड़ों रुपए की उधारी अपने सिर पे रख के रात को सोना पड़ता है अपने को जी। तो हमने सोचा ऐसा कोई काम करे जिसमें कैश कलेक्शन हो और व्हाइट कॉलर जॉब हो। तो 2 बिजनेस मेरे सामने आए, एक रेस्टोरेंट बिजनेस जी और एक मुझे स्कूल लगा। रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम मुझे ये आई कि रेस्टोरेंट बिजनेस में क्या था कि आपको ना फेस्टिवल के दिन, रविवार के दिन, जब आपका हक, परिवार का हक बनता है, जब आप पे टाइमिंग पे, उस समय आपको अपने परिवार को छोड़ के गले पे बैठना पड़ता था। यस, पैसा खूब था, लेकिन मुझे लगा संडे जब आपकी छुट्टी नहीं मिलती आपको, होली नहीं, दीपावली नहीं, जब भी छुट्टी हो सबसे ज्यादा ग्राहक की खाना खा रहे हैं आप क्या तभी आएंगे बराबर। तो फिर मुझे लगा मुझे रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा पर्सन लगा। स्कूल लाइन में इसके लिए लगा 365 दिन होते हैं साल में, मतलब 200-250 दिन आपको काम करना, आपको संडे मिलता है। दुनिया का कोई भी त्योहार है आपको छुट्टी जरूर मिलेगी। और लोग इस बिजनेस में आपको सर बोलते हैं। हाँ जी, ये आपको दूसरे बिजनेस में करो, आप रेस्टोरेंट खोलोगे, उसने खाना खाया, आपको पेमेंट किया, उसको कोई मतलब नहीं। यहाँ इस एजुकेशन फील्ड में दुनिया की सबसे कीमती चीज, पेरेंट अपना बच्चे को सबसे कीमती मानते हैं, बोले बेटा हो और बेटी, वो आपके पास छोड़ के जाता है और उसका भविष्य निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान है जी। तो समझिए यदि आपकी कोई पेरेंट अपनी अमूल्य संपत्ति आपको एनरोल करता है तो कुछ तो आपने, तो इससे मुझे लगा कि एजुकेशन में मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ और मुझे थोड़ा उसमें इंटरेस्ट भी था। राजेश जी, क्योंकि एजुकेशन आज बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड हो गया है,
आपने जब शुरू किया होगा तब अलग बात होगी, या जब चाइल्ड स्कूल था तब अलग बात थी, लेकिन आज बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड हो चुका है। आप देखते हैं बड़ी बड़ी स्कूल्स है जो बहुत स्ट्रगल कर रही है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा चाहिए, उसका मैनेजमेंट और मेंटेनेंस भी बहुत बड़ा चाहिए। तो आपने एक बिजनेस को मैनेज किया और एक इतने बड़े स्कूल को जब मैनेज करने की बात होती है तो दोनों में आपने क्या परिवर्तन देखा? क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो शायद जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें नए बिजनेस में जाना है, लेकिन वो क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वो साहस ही नहीं कर पाते। क्योंकि आपने ये ऑलरेडी किया हुआ है, तो हमारे दर्शकों को ये बताना मैं दर्शक मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि जैसे कोई भी बिजनेस है, तो जैसे आपने एजुकेशन का मुझे भी पूछा, तो मार्केट में भी सब तरह के प्लेयर है जी। तो आप समझिए, जब हम लोग, जैसे मैं यहाँ जोधपुर से ट्रेन में बैठता हूँ तो मेरे पास ट्रेन में सब ऑप्शन है। मैं लोकल में बैठ सकता हूँ, 200-250 रुपए का बजट है। स्लीपर में बैठ सकता हूँ, मैं 500 का बजट है। 3 टायर में बैठ सकता हूँ, 1500 का बजट है। 2 टायर में बैठ सकता हूँ, ऐसा। तो आप कौन से क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम पेरेंट है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है, एक ये चीज हो गया। दूसरा, मैं मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पेरेंट को अट्रैक्ट करता है। लोग घोड़े भी रखते हैं, लोग स्विमिंग पूल भी खोलते हैं स्कूल में। और मेरा मानना है कि स्कूल का मेजर काम जो है बच्चे का, वो एकेडमिक और चरित्र निर्माण है, जो देश में वो अपना जवाबदारी। मैंने आज ही एक न्यूज़पेपर में आज ही मैंने पढ़ा कि अभी केंद्र सरकार ये पढ़ाएगी कि अपने को फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। कल 2 दिन पहले मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में कि इंग्लैंड है ना, दयालुता का, काइंडनेस का चैप्टर पढ़ाने वाली, जो भारत में ऑलरेडी है कि भाई हमने देखा कि कुत्ता उधर से गुजरा था, हम उसको लात में मारते, रोटी का टुकड़ा देते हैं। ये जो हमने हमारे संस्कृति हमने सीखा। तो एजुकेशन, कोई भी बिजनेस में देखो चैलेंज आएंगे, अपग्रेडेशन आएगा, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपडेट के लिए आपको वेलकम करना पड़ेगा अपडेट को। और कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर इज किंग। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका टेस्ट क्या है, यदि उसको देखते हम आगे बढ़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकती। जैसे भी आपने चरित्र निर्माण की बात की और हमारी संस्कृति की बात की, जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी बेटी भी इस क्षेत्र में बहुत गहराई से काम कर रही है, जबकि वो बहुत छोटी है। 15 साल की उम्र में आज वो जिस तरह से संस्कृति को आगे ले जाने का काम कर रही है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शक मित्रों को बताएं आप। बिटिया हमारी स्कूल में पढ़ती थी, तो 3-4 साल की थी, तभी से हम लोग एनुअल फंक्शन करते हैं प्री स्कूल में। तो माइक पे वो अपना एक दो छोटा प्रेजेंटेशन दिया, उसको बोलना अच्छा लगता था। जब ये कोरोना आया तो मेरा थोड़ा शौक है, मेरा मतलब घर पे बैठना कम रहता है, स्कूल से हम लोग फ्री हो जाते तो मेरा 2-3-4 प्रोग्राम रोज का अटेंड का रहता है टारगेट। तो उसके लिए मुझे लगा कि कोरोना, जब मोदी जी ने सब बंद कर दिया, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये वो, हमने सोचा टाइम का उपयोग क्या करें। तो बेटी को तो इंटरेस्ट था स्पिरिचुअल, तो हमने उसको राम कथा करवाई, भागवत कराई, नानी भाई का मायरा करवाया, बहुत सारे अच्छे स्पीकर है, उनका कुछ कंटेंट सुनाया। वो घर में ही आप कथा करवाते थे कैसे? हाँ, घर में उसको थोड़ा समझाया, फिर उसने खुद से सीखना शुरू किया। और संजोग से देखिए, उसकी पहली कथा जो 15 जो जनवरी को हुई, उसी दिन राम मंदिर के लिए कलेक्शन शुरू हुआ। क्या बात है। तो संजोग ऐसा हुआ कि राम मंदिर के चंदे के लिए हमने वो कथा करी, हमको उम्मीद नहीं थी कि तब पैसा आएगा। उसने ऐसी ये कथा की 2 कही थी, ऐसे करते करते उसने 52 लाख रुपया इकट्ठा हुआ उसकी कथाओं में। क्या बात। और वो फंड फिर हम गोविंद गिरी जी महाराज जो अयोध्या राम मंदिर के कोषाध्यक्ष है, उनको हैंड ओवर किया। लाजपुर जेल में जहाँ 3200 कैदी है, वहां पर उसने विचार शुद्धि कथा करी। क्या बात। जैसे आपसे अपराध हो गया, लेकिन अब जब आप अपराध की सजा काट के बाहर निकलो तो आपके अंदर का जो भाव है अपराध बोध, आप उसको छोड़ दो। अब मैं कुछ अच्छा करूंगा, मैं सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव करूंगा। तो बेटी ने करी, अभी बेटी 13 साल की है, अभी तो वो जयपुर में प्रोग्राम दे चुकी है, उसके बाद में वो सीकर प्रोग्राम दे चुकी है, उसके बाद में वो करनाल जिले में प्रोग्राम दे चुकी है, गुड़गांव में प्रोग्राम दे चुकी है, सूरत में बहुत सारे प्रोग्राम दे चुकी है। अभी रिसेंट, अभी अपकमिंग ये जो अपने 9 महीना है, इसमें उसका अयोध्या और वाराणसी में प्रोग्राम है। तो मैं मानता हूँ कि आज के समय हम चाहते हैं कि भगत सिंह का जन्म हो पर पड़ोसी के घर में हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि पहले हमारे खुद के बच्चे हम डेवलप करें। क्या बात है। और उसके बाद हम और सोसाइटी में जो बच्चे लेके उनके ऊपर काम करें। तो बेटा है 10 साल का मेरा, वो भी मोटिवेशन स्पीकर के रूप में काम करता है। क्या बात है। और हम लोग हिंदी भाषी, लेकिन बेटे ने गुजराती भाषा में भागवत कथा करी और एक वरदासन था, उसके लिए कुछ पैसा इकट्ठा भी किया। क्या बात है। हालांकि उसका कंटिन्यू नहीं कर रहा है इसमें, लेकिन बिटिया है, उसको बहुत शौक है
और वो बहुत अच्छा कर रही है। एक पिता होने के नाते जब हम बच्चों को परवरिश देते हैं तो अच्छा लगता है कि हम बेस्ट उनको बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे इतने बड़े, आज जैसे इतनी छोटी उम्र में कथाकार की तरह वो काम कर रही है और इतना सारा फंड उन्होंने समाज के लिए दिया है, तो ये जब आप एक पिता की ओर आप क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, गर्व होता है। मैं चाहता हूँ हर पिता की जवाबदारी है कि जन्म देना महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप बच्चे को जन्म देते हो आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है। उस बच्चे को जन्म देने के बाद वो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करे, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए जी। तो हमको लगता है, परिवार के लिए तो हमको लगता है कुछ हम कुछ कर रहे हैं। और हर परिवार ये कर सकता है। केवल इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पैसा सबके पास है जी। बच्चे ने आईफोन डिमांड किया, हमने दे दिया। बच्चे ने कुछ अच्छे कपड़े मांगे, हमने दे दिए। बच्चे ने बोला मुझे घुमा के लाओ, हमने घुमा दिया। बच्चे को टाइम जो चाहिए ना वो हम नहीं दे पाते, कहीं की वो मिसिंग वाला पार्ट है। तो मेरा सभी दर्शक मित्रों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों के साथ बैठिए, उनके शौक को स्टडी कीजिए, उनका जुनून कहाँ है। आप अपने टारगेट में मत लगाइए। मेरी बेटी को कथा इसके लिए नहीं कर रहा है कि मुझे पसंद है, मेरी बेटी इसके लिए कथा करती है उसको ये पसंद है, तो उसमें उसको जुनून आता है, वो खुद से लगी रहती है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। और बहुत सारे लोगों को हमने आंखों में आंसू देखे, 90 साल 80 साल। हरियाणा में तो हमने कथा की थी, कर्नल, रिटायर्ड कर्नल थे, उसने कथा सुनी और वो सबसे ज्यादा ध्यान वो देते। मेरी बेटी स्टेज से भी बोला कि सबसे अंकल ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। फिर 2 महीने बाद हमको मालूम पड़ा कि उनकी डेथ हो गई। उनके बेटे से जब बात हुई तो उन्होंने इतनी खुशी जाहिर की कि आप हमारे लिए भगवान का रूप बन के आए और आपने कथा सुनी, इनके बाद इनका हुआ। गांव में नहीं तो कौन हमारे पास आता, मोक्ष मिला उनको ऐसा। जी, आपने एक बात अभी भी बताई कि बच्चों के ऊपर ध्यान देना, समय देना। दर्शक मित्रों से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर राजेश जी की बात करें तो वो ये सिर्फ 2-3 कार्यों के अलावा भी वो समाज में बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। आप ही ने जैसे बताया कि समय हमेशा हमें परिवार को देना चाहिए। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आप टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, स्कूल चलाते हैं, बहुत बार अपनी बेटिया की जहाँ पे कथा होती है तो वहाँ पे भी आप 10-10, 12-12 दिन के लिए जब जाते हैं, तो ये आप वर्क और लाइफ और सोशल एक्टिविटी, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, तो ये आप कैसे बैलेंस करते हैं, मैनेज कैसे कर लेते हैं इतना सब कुछ? देखिए, इसमें बड़ा सिंपल सा जवाब है। भगवान ने एक काम बहुत खूबसूरती से किया। उन्होंने जो 24 घंटे बनाए उसमें उसने गरीब अमीर का भेदभाव नहीं किया। भगवान ने भले बिल गेट्स है, भले अपने मुकेश अंबानी है, भले नरेंद्र मोदी है, कोई भी फील्ड का टॉप आदमी, उसको भी 24 घंटा दिया, एक आम आदमी को भी 24 घंटा दिया। अब अपनी 24 घंटों की जो प्लानिंग है ना वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है, तो उस पर डिसाइड होता है। यदि हमने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर दी, मुझे क्या अच्छा करना है, मैं किस में बेस्ट हूँ, मुझे कहाँ का मेरी जरूरत है, जहाँ पे मेरी अटेंडेंस रहे। तो जैसे मैं आपने जैसे बताया, तो मैं जैसे एजुकेशन में काम करता हूँ, कपड़े से जुड़ा हूँ, 50 से संस्थाओं से ज्यादा मैं मेंबर हूँ, जहाँ पे मैं अलग अलग प्रोग्राम में अटेंड करता हूँ, मैं लर्निंग भी करता हूँ, बहुत सारे सेमिनार अटेंड करता हूँ। तो ये सब चीज तो पॉसिबल नहीं जब आप है ना उसको बैलेंस कर देते हैं, और बहुत आसान है। एक बार आपको लगेगा 5-10 दिन पहले दिन आप अपना शेड्यूल सेट करेंगे, तो इवन मैं सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहता हूँ। हाँ जी, मेरी आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रेगुलर आपको पोस्ट मिलेगी। वो मैंने कोई स्टाफ नहीं रखा मेजर, मैं खुद ही करता हूँ। तो उसका टाइम प्लानिंग से पॉसिबल है। जी, आपने बात में एक जिक्र किया कि मोदी साहब भी है, और जहाँ तक थोड़ा हमें पता है कि आप मोदी साहब के साथ थोड़े नज़दीक से आपके बहुत बार उनके साथ संपर्क में आना हुआ है, तो वो 2-4 किस्से अगर आप। हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि गुजरात में सूरत जैसा शहर में रहा, और जब हमको लगा कि मोदी जी सीएम थे तभी हमको लगा कि मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके काम करने के तरीके में बाकी सीएम से कुछ हटके था, न्यू वाइब्रेंट गुजरात था। तो हमारा दिमाग में आया कि कुछ होना चाहिए एक्स्ट्रा, तो हमने तभी से बुक लिखी थी। हमने उस बुक में पहले ही लिख दिया था जो सीएम थे कि ये पीएम बनेंगे, ऐसा हमारे 3 पेज का चैप्टर था उसमें। तो हमारी जीआरपी मीडिया है, तो उसमें हमने गणपत जी बंसाली और सीए पंकज बूथ के साथ मिलकर हमने बुक लिखी, और हम बहुत भाग्यशाली है कि मोदी जी ने उस बुक का विमोचन किया। और लगभग 5 से 6 बार, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे मोदी जी से मुलाकात हुई हमारी, बहुत नजदीकी से उनसे चर्चा भी हुई, और इस तरह से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, क्योंकि उनके पास भी 24 घंटा भी जब अपनी टाइम की बात आई थी, लेकिन वो कैसे मैनेज कर रहे हैं।
ऐसी ऐसी कौन सी एक छोटी सी बात या बात जो मोदी जी की आपको बहुत प्रभावित कर गई? देखिए उनका जो वर्क एल्कोहलिक देखते ना, अभी आपने देखा रिसेंटली कोविड के बाद पहली बार गए जर्मनी जी, तो देखा आपने उन 2 दिन के अंदर कितनी कंट्री विजिट कर ली, 36 जैसी मीटिंग अटेंड कर ली 2 दिन के अंदर। पूरा उनका टाइम का जो प्लानिंग था कि रात को हमको है ना सफर करना है फ्लाइट में, दिन में मुझे मीटिंगें करनी, 5-7 प्रधानमंत्री से वो मिलके आ गए और सबसे भारत की ब्रांडिंग करके आ गए। तो जो प्लानिंग है ना उनकी बड़ी परफेक्ट है जी। और हर चीज को उत्सव जैसा मोड़ दे देते हैं, लोगों को जोड़ना, लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना, भले परीक्षा पे चर्चा हो, मन की बात हो या कोई भी दिन, खेलेगा गुजरात, पढ़ेगा पढ़ो गुजरात, जो भी थीम लाए उसको उन्होंने फेस्टिवल थीम दे दिया, तो हजारों लोग लाखों लोग उसमें जुड़ गए। कहा जाता है कि मोदी जी एक प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है, और क्योंकि आज हम बोनेरो ब्रांड पंडित के बैनर के अंदर ये व्यापार की बात कर रहे हैं, तो इस ब्रांडिंग के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आज डिजिटल युग आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस हो गए हैं, ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होने लगा है। मोदी जी ने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया है यूथ तक पहुंचने के लिए। तो इस ब्रांडिंग के बारे में और ये डिजिटलाइजेशन के बारे में आपकी क्या सोच है सर? देखिए जो ये बोलेरो ब्रांड पंडित है, आज समझिए इसका ब्रांडिंग अच्छा है, तभी बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके शोरूम में आसानी से आ जाते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि बोलेरो ब्रांड पंडित में हमारा एंट्री हो। हम भी थोड़े भाग्यशाली हैं, हम भी भाग्यशाली है कि आज हम यहाँ ये बोलेरो का हिस्सा बन रहे हैं परिवार का। और जो बोलेरो का विजन है कहीं न कहीं मुझे लग रहा है मोदी जी के विजन से मैच कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जूम मीटिंग, यदि ये कोरोना नहीं आता तो हम शायद 5 साल बाद कंफर्टेबल होते जूम मीटिंग करने में, लेकिन आज हम 5 साल पहले जूम और गूगल मीट में कंफर्टेबल हो गए, हमारे बच्चे कंफर्टेबल हो गए। तो जो बोलेरो ब्रांड पंडित जो काम कर रहा है डिजिटल के लिए, ये कहीं कहीं व्यापारियों को आंख खोलने का मौका दे रहा है। आप जाग जाओ, नहीं तो आप लेट हो जाओगे, आप अपने आप को चेंज कर लो। नहीं तो जैसे आपने बहुत सारी स्टोरी देखी है, कोडेक की स्टोरी देखी है, मोटोरोला की स्टोरी देखी है, जो लोग नोकिया साफ हो गए मार्केट से, कहीं के टाइम के साथ बदलाव नहीं किया। अब दूसरी वाली ब्रांड की बात, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपने पानी पीते हैं, और पानी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें कुछ नया हजारों साल से है, लाखों वर्ष से पानी अपने पृथ्वी ग्रह पे है। बिल्कुल। एक पानी की बोतल आपको मार्केट में 10 रुपए में बिकती है, हाँ जी, और एक पानी की बोतल आप 20 रुपए दे दो, डबल ऑलमोस्ट। जैसे बिस्लेरी ब्रांड है एग्जांपल, तो उसका अभी मटका चल रहा है, मटका 5 रुपए वाला बहुत ज्यादा प्रोडक्ट चल रहा है जी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये ब्रांड का ही कमाल है कि 10 रुपए के प्रोडक्ट का लोग 20 रुपए 25 रुपए देने में हिचक नहीं करते। अपने कपड़ा है, वही शूटिंग है भीलवाड़ा का, और वही टैग लग जाता है रेमंड का या एग्जाम ब्रांड का, बड़ी ब्रांड का, रेड एंड टेलर का, कोई भी, तो आप समझो उसका 2-2.5-3 गुना रेट बढ़ जाता है। अब मोबाइल है, अभी हम एंड्रॉइड लेने जाए तो 15,000 से शुरू होता है, और आप यदि एप्पल ब्रांड में जाएंगे तो शुरुआत ही उसकी 70-80 हजार रुपए से होती है। आप आईफोन 12 से शुरू करोगे तो 1 लाख और 13 प्रो तक जाओगे 1.25 लाख तक जाता है। तो बस उन्होंने ब्रांड पे फोकस ज्यादा किया और फ्यूचर उसी का है। देखिए आज से भी 5 साल पहले हम सूरत देखते थे, सूरत में आपको होल्डिंग नहीं दिखते थे। आप रेलवे स्टेशन से आते थे भटार के लिए, आपको कोई टैक्सी वाले का होल्डिंग नहीं दिखता था, कोई बड़ी ब्रांड एम्बेसडर नहीं दिखती थी। अब लोगों को ब्रांड की वैल्यू हुई, तो सुबह उठते अपने कैसे ब्रांड याद करते, सुबह से शाम तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग 25-50 ब्रांड यूज करते हैं, भले वो गाड़ी हो, भले अपना मोबाइल हो, भले टूथपेस्ट हो, भले कोई फूड का आइटम हो, तो मेरा भले अपना जो सिर में लगाना बहुत सारी चीजें हैं। ब्रांड के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। चलिए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप बता रहे थे ब्रांड का तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रांड पंडित के लिए भी बहुत बड़ा फ्यूचर हमारे लिए ब्रांड पंडित 100% फ्यूचर है। और जिस स्पीड से वो काम कर रहे हैं, जो उनके डायरेक्टर के विजन है, मिशन है, वो उनको आज से ही दिख रहा है। और इन लोगों ने अभी से जो काम शुरू किया है, व्यापारी जितने ज्यादा व्यापारी इसमें जुड़ेंगे, उनका कहीं के अपने बिजनेस को वो एक्सपो में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। और उनके एक्सपो में जुड़ के अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी ब्रांड पूरी इंडिया और अब्रॉड तक पहुंचा सकते हैं। और ये सबसे इजी तरीका है कि जब अपनी ब्रांड डिस्प्ले करते हैं कस्टमर के सामने, जब आपके सामने 50 शहर के कस्टमर हो, 100 शहर के कस्टमर हो, कितना आसान हो जाता है पहुंचना आपके लिए उन तक। तो एक ये मैं बोलता हूँ सेतु का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। हाँ जी। ये राजेश जी, बस शो के अंत में हम पहुंच रहे हैं, और मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे दर्शक मित्रों के लिए आप कोई 1-2 चीज़ ऐसी बताना चाहते हैं जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत उपयोगी हो, ऐसे 2 मैसेज अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। नहीं, मैसेज में यही है, देखिए 21वीं शताब्दी है ना, बड़ी चैलेंजिंग शताब्दी है।
इसमें बहुत सारे हमें फायदे भी हुए, जो हमारे हमने 3-4 पीढ़ी व्यूअर्स देखेंगे तो उनको ये सुविधा नहीं मिली। आपको लिफ्ट की सुविधा मिली, मोबाइल की सुविधा मिली, गाड़ी की सुविधा मिली। आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण समय है, पैसे से भी ज्यादा। आप समझिए 1 सेकंड भी हम करोड़ों रुपए देके नहीं मांग सकते वापिस। तो कोई भी काम हम करें, समय कैसे बचे, अपना प्रोडक्ट में नयापन क्या हो, कौन से कस्टमर को क्या पसंद है, वो अपना सर्वे होना चाहिए, उनका फीडबैक लेना चाहिए, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग, कनेक्टिविटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी ब्रांड लॉयल्टी तभी बढ़ेगी जब आप उनको उनके हिसाब से सोचोगे जी। और आपकी स्पीड को कोई नहीं रोक सकता। यदि हमने कस्टमर के व्यू को हमने एक्सेप्ट किया और उनको अपने उनकी जैसे 100 रुपए का मैं प्रोडक्ट बेचूं, यदि मैंने 101 रुपए का वैल्यू दिया ना उस प्रोडक्ट का जी, तब कस्टमर का थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन शुरू होगा। अब आप पे मैटर करता है आप 100 रुपए के सामने कितनी वैल्यू देते हैं कस्टमर। बहुत बढ़िया। दोस्तों, तो आज हमारे बीच मौजूद थे राजेश माहेश्वरी जी, और जैसे कि उन्होंने आखिर में बताया कि एक वैल्यू प्रपोजिशन, हम जो दाम लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अगर हम लोगों को देने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी एक पहचान बना सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया है, अपने बच्चों को भी उसी तरह से संस्कार दिए हैं। तो ऐसी बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपका हमारे इस व्यापार की बात शो में आने के लिए, और बने रहो ब्रांड पंडित के साथ अपने विचार, अपनी सफलता, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।